Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we complete the what are the adaptive radiations, and today we start the next topic, that is a biological evolution. So what is biological evolution? बायोलॉजिकल मीन्स जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टर्स हैं, उनमें कोई चेंजेस हो रहा है, वो होता है बायोलॉजी। ठीक है। और इवोल्यूशंस क्या है? जो कि चेंजेस होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी कि टोटल क्या मीनिंग हुआ इसका? चेंज इन पॉपुलेशंस का, सॉरी, चेंज इन प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जनरेशन टू जनरेशंस। ठीक है। दैट मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, नाउ रीड आउट फ्रॉम हेयर। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके द्वारा इवोल्यूशन होना है, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो टर्म दी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, जो कि कहाँ के निवासी थे? साउथ अमेरिका के। ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फिट है वो ही सर्वाइव कर पाएगा उस एनवायरनमेंट में। ठीक है। In a true sense, would you have started when a cellular form of life with difference in metabolic capabilities originate on Earth? तो जो ट्रू सेंस में जो इवोल्यूशन है वो क्या है? जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे स्टार्ट हुआ था, उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिफ्रेंशिएट हुआ था, उसकी वजह से जो पूरी अर्थ है उसका ओरिजिनेशन हो पाया बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज़ अ नेचुरल सेलेक्शन। तो जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। ठीक है। जो कि क्या दिखाती है कि जो ऑर्गेनिज्म फिट है वो ही सर्वाइव कर पाएगा उस अपने कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में। ठीक है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। जो रेट है न्यू फॉर्म, न्यू लाइफ बनने की, वो किस पे डिपेंड करती है? लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन पे। जितना लाइफ स्पेन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एवोल्यूशन वगैरह हो पाएंगे। जितनी छोटी लाइफ है उतना एवोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है। Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individual within hours. तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स हैं, उनमें मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हैं वो बन जाते हैं बहुत जल्दी, कम से कम 1 घंटे के अंदर। जैसे आपने सुना होगा ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दही जमाने में काम आता है, वैसे ही जैसे अपन दूध में सहेजा देते हैं या फिर जामन देते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा ही दही डालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा बहुत जल्दी जल्दी, और डिवाइड करके वो दही बना देता है। ठीक है। तो उसी तरह जो माइक्रोब्स होते हैं उनमें क्या होता है, एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की फास्ट। Colony of a bacteria, say A, growing on a given medium has a built-in variation in term of the ability to utilize a feed component. तो एक बैक्टीरिया है A, जो कि हमने एक जो न्यूट्रिशियस मीडियम है उसमें रखा है। ठीक है। तो वो उसमें ग्रो कर रहा है, जो कि अपना न्यूट्रिशियस मीडियम है उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और उसमें ग्रो कर रहा है। ठीक है। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिट वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बी दैट कैन सर्वाइव अंडर अ न्यू कंडीशन। तो अगर हम जो ए बैक्टीरिया है उनके मीडियम में अगर हम कोई चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो ए पॉपुलेशन है, उसके बाद जब बी पॉपुलेशन बनेगी, यानी कि मीडियम में ए में अगर कोई चेंज होगा, तो उस चेंज की वजह से जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो तो मर जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया ही सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। तो जो सर्वाइव कर पाएंगे वो ही आगे जो पॉपुलेशन बना रहे हैं वो बी पॉपुलेशन बना रहे हैं। ठीक है। यानी कि वो सर्वाइवल हैं उस कंडीशन में और अपने आप को फिट कर लेते हैं। इसीलिए जो बी पॉपुलेशन बन रही है वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है नई कंडीशंस में भी। In due course of time, this variant population outgrow the others and appear as a new species. फिर जो ये बी कंडीशन बनी है, न्यू पॉपुलेशन, इसमें क्या हो रहा है, ये अपने आप को डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और न्यू स्पीसीज बना लेंगे। ठीक है।
दिस वुड हैपन विद इन अ डे, ये कुछ ही दिनों में हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो फास्ट डिवाइड करते हैं इसी वजह से. For the same thing to happen in a fish or fowl would take millions of years, as life span of these animals are in years. तो अगर हम इसी को अगर किसी फिश और फाउल पे अप्लाई करेंगे ना, तो जो उनकी लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ी होती है. तो इसी वजह से उनकी जो इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है, जैसे माइक्रोब्स की तो लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, कुछ ही आवर्स की होती है, लेकिन जो फिश हैं, फॉल है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है. ठीक है, तो सॉरी मतलब ईयर्स में होती है, इसीलिए जो इनकी इवोल्यूशन होने में कितना, न्यू स्पीसीज बनने में कितना टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. Here we say that fitness B is better than that of A under the new condition. तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो B पॉपुलेशन बनी है न्यू वाली, वो बेटर है A से, क्योंकि उसमें क्या है, फिट है वो न्यू कंडीशंस में भी. जो भी जैसे मीडियम में चेंज किया गया था A वाले में, तो उस मीडियम के चेंज होने की वजह से भी जो कुछ स्पीसीज थी वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, उन्होंने क्या किया था, अपने आप को फिट किया था, उन कंडीशन भी अपने आप को अडेप्ट किया था. इसीलिए जो बी पॉपुलेशन या न्यू स्पीसीज बन रही है वो बेटर है ए से. ठीक है, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है अपने आप को फिट करने की उन अदर कंडीशंस में भी. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, तो जो नेचर है जो फिट है उसी को सेलेक्ट करता है. ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड. तो जो फिटनेस है ना वो किसका है, करेक्टर इनहेरिटेंस का, यानी कि ये एक हेरिडिटी चीज़ है जो कि हमको जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट हो रही है, और फिटनेस की जो एबिलिटी है वो ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है. हेंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व. तो जेनेटिक बेसिस के ऊपर ही ये क्या हो रहा है, आगे इवॉल्व हो रही है न्यू स्पीसीज. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. एंड कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, बेटर एडेप्टिव हैं, किसमें, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में. जो डेंजरस इन्वायरमेंट है, ख़तरनाक थोड़ा अगेंस्ट है जो कि ऑर्गेनिज्म के, उसमें भी कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. अडेप्टिव एबिलिटीज़ इनहेरिटेड, जो एडेप्टिव एबिलिटी है वो क्या है, इनहेरिटेड है, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन्स के थ्रू पास हो रही है. ठीक है, इट एज अ जेनेटिक बेसिस, इसीलिए इसको जेनेटिक बेसिस बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से जो प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग है उनमें आ रही है. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. तो जो फिटनेस है ना वो क्या है, एंड रिजल्ट है, यानी कि ये कोई प्रोसेस नहीं है. जैसे अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर रहा है, तो वो फिट है इसीलिए वो एडेप्ट कर रहा है, यानी कि एंड रिजल्ट है, वो उसकी एबिलिटी है जो एडेप्ट होने की. ठीक है, और जो कि सेलेक्ट हो रहा है किसके द्वारा, नेचर के द्वारा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी कि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है और उसमें एबिलिटी है अडेप्ट होने की. तो फिटनेस क्या है, एंड रिजल्ट. ओके, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि हमारे फिगर 7.7 में और 7.8 में दे रखा है. तो जो ब्रांचिंग डिसेंट है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसिस्टर. जो ब्रांचिंग डिसेंट है, जैसे ब्रांचिंग चलती आ रही है, जो एक कॉमन एंसिस्टर है उसी से जो प्रोजेनी है वो क्या हो रही हैं, रेडिएट हो रही हैं. तो उसी को क्या बनेंगे, जैसे एक एंसिस्टर है उससे जो प्रोजेनी इवॉल्व हो रही हैं उससे न्यू स्पीसीज जो बन रही है. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट. और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही जो इन्वायरमेंट है उसमें सेलेक्ट हो पाएगा नेचर में. ठीक है, even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of the organs. तो हम पढ़ते हैं लेमार्किज्म थ्योरी के बारे में. इसमें क्या था कि जो डार्विन आए थे ना, उनसे पहले क्या हुआ, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट आए थे जो कि कौन थे, लेमार्क. वो क्या बोल रहे थे कि जो इवोल्यूशन है वो कैसे हो रहा है,
बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, जो कि हम करेक्टर क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं और इनहेरिट हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इन्होंने बताया था कि जो इंटरनल वाइटल फोर्स है उसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म में उनमें एवोल्यूशन हो रहा है, कि क्योंकि जो इंटरनल कुछ वाइटल फोर्स है उनकी वजह से जो बॉडी साइज़ है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिज़ायर क्या है, न्यू नीड्स ऑटोमेटिकली डेवलप्ड इन अ बॉडी, यानी कि जो भी इंडिविजुअल चाह रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिज़ायर। थर्ड इसने बताया था यूज़ एंड डिसयूज़, यानी कि अगर जिस ऑर्गन्स का कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो साइज़ में बढ़ जाएंगे, और जिनको कम यूज़ करेगा वो, यानी कि जिनको डिसयूज़ करेगा वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये लैमार्किज्म का कहना था, ठीक है। He gave the example of giraffe who in an attempt to forgive a leaf on tall tree had to adapt an elongation of their necks. उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, जिराफ का। उन्होंने बोला कि जो जिराफ थे, अगर जो लंबे लंबे पेड़ हैं उनकी जब पत्तियों को वो खा रहे थे तो उनकी वजह से जो उनकी नेक थी वो लॉन्ग होती गई, ठीक है। एज दे पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड करेक्टर ऑफ इलोंगेट नेक टू सक्सेडेड जनरेशन, तो जो ये इनका करेक्टर था, ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग नेक का करेक्टर था वो क्या हो गया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता जा गया, प्रोसीड होता गया, एक से दूसरी जनरेशन में पास हो गया। A giraffe slowly over the years came to acquire a long neck. Nobody believe this conjecture anymore. तो इसीलिए जो जिराफ है ना वो ईयर बाय ईयर, यानी कि साल साल में क्या हो गया, जो करेक्टर था लॉन्ग नेक का वो उसमें आ गया। तो इसी को कुछ लोग मतलब नो बॉडी बिलीव द कंजर्चर एनी मोर। तो ये जो उसकी जो थ्योरी थी इसको बिलीव नहीं किया गया किसी के भी द्वारा, यानी कि इसके कोई एविडेंस नहीं थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कंजेक्चर, ठीक है। इज़ द इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, तो जो इवोल्यूशन है वो कोई प्रोसेस है या फिर वो किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, यानी कि परिणाम है। द वर्ल्ड वी सी इनएमिनेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो जो वर्ल्ड है उसमें हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग और लिविंग एनिमल्स हैं, यानी कि जो इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग एंड एनिमेट यानी कि लिविंग्स, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सक्सेस स्टोरीज को ही हम बोलते हैं इवोल्यूशन में जो आगे प्रोसीड हो रही हैं, ठीक है। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। जब हम ये स्टोरी देखते हैं वर्ल्ड की तो हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है। And when we describe the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. और जब हम देखते हैं कि जो लाइफ है अर्थ पर उसको हम स्टडी करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो क्या है, एक जो रिज़ल्ट है, यानी कि किसी प्रोसेस का क्या है, रिजल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही तरह से ठीक है कि जो इवोल्यूशन है वो एक प्रोसेस भी है, और जो इवोल्यूशन है वो क्या है, किसी प्रोसेस का क्या है, कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट, ठीक है। We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as the processes or end result of unknown processes. तो अब भी हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है या फिर वो रिजल्ट है किसी अननोन प्रोसेस का, ठीक है। इट इज़ अ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। तो जो थॉमस माल्थस थे ना, तो जो थॉमस माल्थस थे ना, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो उसी से इन्फ्लुएंस होके क्या किया, तो जो डार्विन थे ना वो इन्फ्लुएंस हुए थे, थॉमस माल्थस थे, वो उनके काम को उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब समझा था, उसको पढ़ा था उन्होंने बताया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किस पे बेस्ड है, कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है जो कि फैक्चुअल हैं, यानी कि जिनके सबूत हैं, फैक्ट है वो, ठीक है। For example, natural resources are limited. Populations are stable in size except for seasonal fluctuations. Members of population vary in characteristics
Even though they look superficially similar, most of variations are inherited etc. तो जो थॉमस माल्थस थे उन्होंने जो अपना ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पे, उसमें उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करती है। यानी कि जैसे 2 इंडिविजुअल हैं, उनसे 14 हो गए, 14 से 8 हो गए, फिर 8 से 16 हो गए, या फिर 16 से 32 हो गई। ऐसे जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है, ठीक है। और जो रिसोर्सेस है ना उनमें होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जैसे 2 है, 2 का डबल 4 हो गया, फिर उसमें 6 हो गया, फिर 6 से 8 हो गए, 8 से 10 हो गए। ऐसे जो रिसोर्सेस हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिसोर्सेस में कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, उसका साइज़ फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज़ कोई आ रही है, जैसे कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ड्राफ्ट सूखा हो गई, कोई अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, कुछ इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वो आ गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है। तो इसमें यही बताया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, कि जैसे कोई इकोसिस्टम है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है जैसे कि 50 पीपल्स को रखने की। यानी कि जो इकोसिस्टम है वो उनको 50 पीपल्स को रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि उसको फूड दे सकता है, पानी दे सकता है, हैबिटेट दे सकता है। लेकिन अगर जब 50 पीपल से ज़्यादा अगर उसमें इंक्लूड होंगे तो वो उनको नहीं रख पाएगा। यानी कि जो इकोसिस्टम है उसकी कैपेसिटी नहीं है 50 पीपल से ज़्यादा रखने की। तो उसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं किसी पॉपुलेशन में। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो वरी करती है। यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज़ क्या होगा, स्टेबल होता है। लेकिन किसी भी जो सीजनल फ्लैक्चुएशन आ जाती हैं, कोई कैलामिटीज़ आ जाती है, उसकी वजह से जो साइज़ है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वरी इन करेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। तो जो पॉपुलेशन है उसमें जो 2 मेंबर्स हैं वो बाहर से तो एक जैसे दिख रहे हैं, सेम हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं है कि वो सिमिलर हैं, क्योंकि उनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं जनरेशन बाय जनरेशन, जो कि उनको उनके पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है। The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally, and fact that population size and reality are limited means that there had been a competition for resources. तो थ्योरेटिकली क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। यानी कि जैसे बैक्टीरियाज़ का एग्जांपल हमने देखा था कि वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फैक्चुअल में क्या होता है, जो पॉपुलेशन साइज़ है ना वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो कैपेसिटी है किसी इकोसिस्टम की वो क्या है, कम है रिसोर्स प्रोवाइड करने की। तो रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन साइज़ बड़ा है तो जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। तो अगर ऑर्गेनिजम्स के बीच कंपटीशन होगा, रिसोर्स लिमिटेड है इसीलिए, तो जो फिट हैं इंडिविजुअल वही क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और बाकी जो अदर हैं वो क्या करेंगे, मर जाएंगे, ठीक है। मीन्स देयर हैड बीन अ कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। तो क्या होगा, अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो रिसोर्स के लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। एंड ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लरिश। तो कुछ जो होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रो होंगे, और जो अदर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इंसाइट ऑफ डार्विन वॉज दिस, ही asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for a few adapted to habitat better will enable only those to reproduce and leave more progeny. तो डार्विन ने क्या बोला था कि जो वेरिएशंस हैं ना वो होती हैं स्लो एंड कंटिन्यूस और डायरेक्शनल, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो यूज़फुल वेरिएशन है वो तो क्या करेंगी, जो एडेप्टेशन है उसमें हेल्प करेंगी होने के लिए। तो अगर जिसमें यूज़फुल वेरिएशन ज़्यादा है ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करेगा, नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा सर्वाइवल के लिए।
और जो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल वेरिएशन ज़्यादा हैं वो क्या करेंगे, उसमें जो एडेप्टेशन है वो क्या होंगी, कम होंगी। इसीलिए वो जो नेचर है उसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो वेरिएशन है वो क्या है, इनहेरिटेबल है। ठीक है, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स पास होती रहती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और डार्विन का कहना था कि अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली फिट है तभी जो आगे वो नेचर में सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। तो जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोजेनी बनाएंगे, वही क्या है, नेचर के द्वारा सेलेक्टेड होंगे, ये उनका कहना था। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a chance in change in population characteristic and hence new forms appear to arise. तो जो पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म तो वो ज़्यादा प्रोजनी बनाएगा। इससे क्या होगा, जो आगे प्रोजनी बनेंगी, चेंज होगा पॉपुलेशन में। ठीक है, वो उनके किसी प्रॉपर्टीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होंगे जो इनहेरिट होंगे वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो आगे क्या बनाएंगी, वो न्यू पॉपुलेशन, न्यू स्पीसीज बनाएंगी। ठीक है, जो कि क्या होंगे, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी कि जो मोर फिट होंगे इन्वायरमेंट में। तो जो आगे प्रोजेनी बन रही हैं वो क्या है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी कि नेचर के द्वारा जो सेलेक्टेड हैं, आगे जो नेचर में फिट हैं, बेटर जो स्पीसीज़ हैं वो आगे इवॉल्व होंगी, बनेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन है नेक्स्ट टॉपिक, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।